हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट हम आपको आज कराएंगे। यह आपको बता दें कि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टर्म 2 के एग्जाम में तो आएगा ही, अच्छे खासे मार्क्स में आएगा ये। इसके अलावा जब आप क्लास 12th पास कर जाएंगे और कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी करेंगे, आप CA, CMA या CS वगैरह, तो वहां पर भी आपको चैप्टर मिलेगा। ये अलग बात है कि ये अपग्रेड होकर मिलेगा, इसका लेवल और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स आप यहाँ सीखेंगे वो आपको यहीं सीखने होंगे। वहां आपको बेसिक्स कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा, आपको आगे चलाया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझें, थॉरली इसकी जो थ्योरी है उसको हम समझ लें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। तो हम आपको आज इसके बारे में बेसिक्स थोड़े बताएंगे और एक क्वेश्चन भी ट्रेडिंग अकाउंट का आपको करके देंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए कोई भी बिजनेसमैन जब साल भर बिजनेस करता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, परचेज, सेल, इधर से लिया उधर से दिया, तो बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, तो वो जानना चाहता है कि इन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या रहा, इसका हासिल क्या है जो मैंने काम किया पूरे साल। क्या मैंने प्रॉफिट कमाया या फिर मुझे नुकसान हुआ इससे, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक सर्टेन डेट पर, यानी कि साल के लास्ट पर। ये वो जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, जब आप एग्जाम दे करके आते हैं तो आपको होती है ना एकदम से इच्छा करने की, यार मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर आपके ट्यूशन टीचर ने टेस्ट लिया तो आप तुरंत बोलते हैं सर कॉपी दिखाइए कितने नंबर है हमारे। तो हर कोई जानना चाहता है कि जो मैंने काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा। तो बिजनेसमैन साल भर जो काम करता है उसके बाद वो जानना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या मैंने क्या लॉस उठाया साल भर में, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसको जानने के लिए, इसका आंसर करने के लिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिनको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। और इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट बन जाती है। तो देखिए कुछ मेन बातें हमने इसमें लिख रखी है, थोड़ा सा इनको एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फॉर द ईयर, every businessman wants to know whether he has earned profit or has suffered loss and what is the position of his business at the end of the year। जब भी कोई बिजनेसमैन साल भर काम करता है तो वो जानना चाहता है कि जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज उसने कंडक्ट की है उसका रिजल्ट क्या रहा, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और साल के लास्ट में उसकी पोजीशन क्या है। तो इसको आंसर करने के लिए क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स, इनको क्या इंक्लूड होता है इसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दो चीज बनेंगे इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, लेकिन साथ ही बोलते हैं इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या शो करता है कि आपने साल में कितना प्रॉफिट कमाया या आपने क्या नुकसान उठाया। दूसरा बनाता है वो बैलेंस शीट, ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट शोज पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। ये एक सर्टेन डेट पर, एक निश्चित तिथि पर आपको बिजनेस की पोजीशन बताते हैं कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, जो एसेट्स है उसमें कितनी फिक्स्ड है, कितनी करंट नेचर की है, लाइबिलिटीज कितनी इंटरनल कितनी एक्सटर्नल, सब शो कर दिए जाते हैं बैलेंस शीट में। तो ये आपका इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है इसकी नॉलेज है। अब इसमें जो आप बनाएंगे, जो हमने बोला इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें हैं। तो हम आपको आज पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा सॉल्यूशन जो है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देंगे और बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इनको बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फॉर्मेट क्या है और कैसे बनता है, क्वेश्चन भी करके आपको दिखा देंगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट ले, इट इज प्रिपेयर टू नो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखिए इसमें जो गुड्स अगर आप बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर आपने क्या खर्चा किया, और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, खरीद के लाते हैं वैसे, तो आपकी जो परचेसिंग है उसके ऊपर आपने क्या खर्चा किया, परचेस प्लस उसको बिजनेस तक लाने का खर्चा, और सेलिंग यानी कि उसको बेचा आपने फिर, तो वो सबका रिजल्ट क्या रहा, मैन्युफैक्चरिंग का, परचेसिंग का और फिर सेलिंग ऑफ गुड्स का, उसका क्या रिजल्ट है, ये शो करता है ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टेकन इन इट, इनमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके गुड्स को सेलेबल बनाते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग आपने करी ना, आपने कोई चीज खरीदी, उसको खरीद करके लाने का खर्चा, फिर उसमें कुछ और एडजस्टमेंट करना है, अमेंडमेंट करना है, उसका खर्चा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर तो उसमें रॉ मटेरियल भी होगा और बनाने का जो लेबर चार्जेस है वो सब चीजें होगी, वो सब इसमें आ जाएंगी। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बात है।
देखिए थोड़ा सा लिख भी रखा हमने कि एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं इसमें, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज इनकर्ड इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो परचेज के ऊपर खर्च होता है, जो गुड्स आपने परचेज किया उसको फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, उसको सेलेबल बनाने का खर्चा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। या फिर ये भी समझ सकता है कि जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है, यानी कि फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर जो खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट नेचर के होते हैं। अगर ये एक्सपेंसेस आपके रुकेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, आपका काम भी रुक जाएगा। तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, दैट इज ऑल ट्रांजेक्शन दैट आर ड्यू इन करंट ईयर आर टेकन इन इट वेदर कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये देखिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, प्रॉफिट और लॉस शो करता है। और दूसरा इसमें यह है कि ये एक्रूवल बेसिस पर बनता है। एक्रूवल बेसिस का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन ड्यू हो चुका है वो आपको लेना पड़ेगा, चाहे कैश में सेटलमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ये जरूरी नहीं है कि कैश में सेटलमेंट हुआ हो, अगर ट्रांजेक्शन ड्यू हो गया है, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। 10 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जैसे कोई बंदा है आपके वहां काम करता है, कोई लेबर है, तो उसकी वेजेस आपने 100 रुपीज या 1000 रुपीज देनी है लेकिन दी नहीं है, तो उसको आप जो वेजेस का वैल्यू होगी उस पर जोड़ देंगे उसको। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा, ओनली ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू करंट ईयर आर टेकन इन इट। केवल करंट ईयर के ट्रांजेक्शन इसमें कंसीडर होते हैं, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। दस कैश पेड और रिसीव्ड इन एडवांस आर एक्सक्लूडेड, यानी कि जो कैश आपने प्रीपेड कर दिया है, एक्सपेंसेस है आपने एडवांस में पे कर दिया है, या इनकम है आपको एडवांस में मिल गई है, इनको एक्सक्लूड कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका मतलब है 10 प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अर्न इनकम आर नॉट टेकन इन इट। तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें नहीं ले जाते हैं और अर्न इनकम इसमें नहीं ले जाती। देखिए, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हम पे कर चुके हैं, हम एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, कैश में दे दिया हमने, लेकिन बात वही है ना कि कैश सेटलमेंट को ध्यान नहीं रखना है, एक्रूड हुआ कि नहीं वो ध्यान रखना है, यानी कि ड्यू हुआ कि नहीं वो ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे कि जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया उनको आप लेस कर देंगे, और जो इनकम आपकी अनअर्न्ड है, यानी कि अभी आपने काम नहीं किया लेकिन आपको इनकम मिल चुका, उसको भी आप लेस कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको एक बार आप नोट कर लें अपने नोटबुक में, और उसके बाद फिर हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बताते हैं कैसे बनता है, और फिर एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको जो मैंने पीछे बातें बताई उनको तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन एक बार आपको एक फॉर्मेट भी बता देते हैं। ये वैसे फॉर्मेट आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे इसको, क्या फॉर्मेट है और कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड में हम आ जाते हैं। मेन साइड हैवी डेबिट, क्रेडिट साइड में तो 2 ही आइटम आने हैं, सारे आइटम आपके डेबिट साइड में ही इसमें लिखे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो पिछले साल का जो स्टॉक आपका बचा हुआ है क्लोजिंग, वो इस साल ओपनिंग हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ओपनिंग स्टॉक हो। अगर आपने बिजनेस नया शुरू किया है तो हो सकता है आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता है कि फिर नहीं होगा। अगर नया बिजनेस शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ज्यादातर होता ही है क्योंकि बिजनेस पहले से चलता हुआ रहता है, लेकिन अगर बिजनेस नया शुरू हुआ है तो हो सकता है ना भी हो। तो ओपनिंग स्टॉक आप पहले लेना अगर दिया हुआ है तो। उसके बाद आप लेंगे परचेजेस। परचेजेस में आपको क्या करना है कि रिटर्न इनवर्ड या फिर परचेजेस रिटर्न दिया होगा उसको लेस कर देना है पहले। देखिए, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में अक्सर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि कौन सा परचेज में घटाएं कौन सा सेल में घटाएं। तो आप ये ध्यान रखें कि रिटर्न इनवर्ड यानी कि ऐसी रिटर्न जो आपके पास वापस आई है, तो वो तो वही आई होगी जो आपने सेल किया होगा, तो यहां से घटा देना। और रिटर्न आउटवर्ड है यानी कि आपके पास से बाहर गई रिटर्न, तो जो आपने किसी से परचेज किया अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो आप उसको लौटा दोगे, तो रिटर्न आउटवर्ड होती है। तो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न आप लेस कर दें, नेट परचेज आपकी यहां आ जाएगी। उसके अलावा इसमें वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरीज कुछ भी लिखा लेना पड़ेगा। अच्छा, वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज, सैलरी और वेजेस में फर्क है बच्चों कि वेजेस इज द रिवॉर्ड फॉर फिजिकल लेबर वेयर एज सैलरी इज द रिवॉर्ड फॉर मेंटल लेबर। यानी कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, उनके लिए सैलरी होती है। जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं। तो यहां पर वेजेस देनी होती है, सैलरी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वेजेस दिया है तो कोई डाउट है ही नहीं, आपको यही लेनी है। लेकिन वेजेस एंड सैलरी दिया है तो, या सैलरी एंड वेजेस दिया है तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाता है।
आपको क्या करना है कि वेजेस एंड सैलरी दिया तो लेना है, अगर लेकिन सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो फिर नहीं लेना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है। उसका रीजन ये है कि अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो इसका मतलब इसमें वेजेस जो है ज्यादा होगी, सैलरी थोड़ा बहुत होगी, तो वेजेस वाली जगह पर ले लेंगे। और सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो सैलरी ज्यादा होगी, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले लें। कैरेज या कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज जो चीज आपने करी उसको फैक्ट्री प्रेमिसेस तक लाने का खर्चा आपका, तो वो आप इसमें ले लें, क्योंकि परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे आपको लेने पड़ते हैं। कैरेज लिखा है खाली तो फिर वो कैरेज इनवर्ड ही माना जाता है। बाय डिफॉल्ट कैरेज इज कंसीडर्ड एज कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड अगर दिया हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है, लेकिन कैरेज या कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा। फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड उसी के ऊपर है, परचेज के ऊपर ही खर्चा होता है ये भी। तो फ्रेट लिखा है, फ्रेट इनवर्ड लिखा, उसको भी आप यहां ले लें। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कुछ बनाने का काम अगर आप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक से दूसरी फॉर्म में चीज को, तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है उसको आप ले लें। उसके अलावा ऑयल, गैस, वाटर, ये सब भी आपका फैक्ट्री में खर्च होता है, ये आप ले लें। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय चुंगी बोलते हैं हिंदी में इसको, एक से दूसरे स्टेट में जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको जो पेमेंट करना पड़ता है अथॉरिटीज को, वो आप यहां पर ले लेंगे। डॉक चार्जेस, जो शिप होते हैं, पानी का जो जहाज होता है, जहां पर वो रुकता है उस जगह को डॉक बोलते हैं, यहां पर लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वहां से अगर आपका माल बाहर से आ रहा है तो उसका आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है, उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं, वो आप इसमें ले लें। इंपोर्ट ड्यूटी, देखिए इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दो चीजें हैं, तो आपको मैंने बोला इसमें लेना है आइटम्स रिलेटेड टू परचेज, तो जो आइटम परचेज से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट मींस परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी लेना। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, इसमें नहीं आएगी। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में अगर लाइटिंग का खर्चा है तो आप यहां ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर सिंपल लाइटिंग लिखा हुआ है तो वो नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेनी होगी। क्लियर लिखा है फैक्ट्री लाइटिंग क्लब। क्लियरिंग एक्सपेंसेस, अपने प्रोडक्ट को, अपनी परचेज को क्लियर करवाया अथॉरिटीज से अपनी फैक्ट्री से लाने के लिए, तो जो क्लियरेंस चार्जेज आपको देना पड़ा वो लेने इसमें। कोल एंड गैस, ये भी आपका फैक्ट्री में खर्च होता है, ये लेने। और इधर आपको लेना है केवल सेल लेस रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल रिटर्न ये लेस कर दें, और क्लोजिंग स्टॉक जो साल के लास्ट में आपके पास बिना बिका हुआ स्टॉक रह गया, ये सब जब आप लिख देंगे तो आप देखें अगर ये वाला आइटम आपका ज्यादा है और ये कम है तो इधर बैलेंस बचेगा, तो वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये वाले आइटम ज्यादा इधर बचेगा तो वो हो गया ग्रॉस लॉस। तो ये तो आपको फॉर्मेट बता दिया। इस फॉर्मेट के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था जो बेसिक्स थे, लेकिन मैंने यहां पर भी आपके लिए लिख दिया, दो तीन चीज आप ध्यान रख लेना। कंसिडर दोज आइटम्स दैट आर इनकर्ड इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, यानी कि वही आइटम ले जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में, यानी कि फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर खर्च हुए। इनकर्ड ऑन परचेज, या फिर वो परचेज के ऊपर खर्च हुए, परचेज को सेलेबल बनाने के लिए या फिर परचेज को बाहर से अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चे उनको ले। कैन हैव अ बियरिंग इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन पर एक बियरिंग इंपैक्ट है, यानी कि अगर ये एक्सपेंसेस ना किए जाए तो प्रोडक्शन आपका रुक सकता है। तो इन बातों को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आप ही पहचान जाएंगे कि ये एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में ही आएगा। ये बातें ध्यान रखना कि जो फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, या जो परचेज से रिलेटेड है, परचेज को सेलेबल बनाने के लिए किया जा रहा है, या फिर जिसका ऐसा इंपैक्ट है, ऐसा प्रोडक्शन के ऊपर कि अगर ये खर्चा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम आपको अभी डिस्प्ले कर देते हैं, सामने आ जाएगा आपके क्या क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसको साइड में भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड भी वहां से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन हियर एंटर। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उससे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब आपको आइटम जो दिया है वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि मार्शलिंग नहीं है इसमें कुछ कि आपको पहले ये बाद में लिखना है, लेकिन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, उसके बाद आप चाहे कोई भी आइटम आगे पीछे कर दें। लेकिन ऐसा ना करें कि आपने ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया फिर परचेज नीचे ओपनिंग स्टॉक, ये आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज, उसके बाद आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ का आइटम पहला ओपनिंग में कुछ और है तो आप जगह छोड़ देना कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखूंगा या लिखेंगे, उसके बाद लिखना उसको। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्रेडिट सेल कैश सेल दोनों सेल दिए, तो अब यहां पर लिखें बाई सेल्स। अब यहां पर आप लिखें
क्रेडिट, क्रेडिट और नीचे कैश दिया है, कैश पे लिख दे। तो क्रेडिट सेल आपको दी है 23,500 और कैश सेल दिया 1,12,700। इन दोनों का कर लेते हैं टोटल। और उसके बाद सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल, फिर क्रेडिट सेल में से कुछ रिटर्न है उसको लेस करना है आपको। 0,02631 136,200 लेस सेल्स रिटर्न। अब देखिए रिटर्न आपको दिया 1,200 रुपीज, तो ये 1,200 आप लेस कर दें और ये आपका आ जाएगा 1,35,000, 1,35,000 आपकी नेट सेल हो गई। नेक्स्ट दिया है ऑक्ट्रॉय। अब देखिए मैं वही बता रहा था आपको कि क्रेडिट डेबिट साइड में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ओपनिंग स्टॉक आपको पहले, उसके बाद परचेज, फिर आप सीक्वेंस से कुछ कोई उसके बाद मीनिंग नहीं है, आप कुछ भी पहले आगे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक परचेज से पहले आ गया ऑक्ट्रॉय। तो आप ध्यान रखना यहाँ आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे तो ऑक्ट्रॉय के बाद थोड़ा जगह छोड़ करके यहाँ लिख दें टू ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय आ गया आपका 1,500 रुपीज। उसके बाद एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस यानी कि सेल टू फॉरेन कंट्री, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो इसमें आते नहीं है, इसमें आते हैं परचेज के ऊपर किए गए खर्चे, तो उसको छोड़ दीजिए आप। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, तो यहां हम पहले लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जब इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी तब लिख देंगे इसको। अब यहां पर लिखिए आप टू परचेजेस, तो परचेज में आप लिखिए पहले कैश और नीचे आपको दी हुई है क्रेडिट। दोनों ही टाइप की परचेज आपको दे रखी है, कैश भी और क्रेडिट भी। तो कैश परचेज आपको दी है 14,300 और क्रेडिट परचेज आपको दी हुई है 55,600। अब हमें देखना है इसमें रिटर्न वगैरह है तो उसको भी लेस करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न दी हुई है तो आप जोड़ देंगे 0,0996 69,900। अब यहां आप करते हैं लेस रिटर्न, रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपको दिया 1,900, तो यह आपका 68,000 रुपीज परचेज आ गया। इस तरह आपको करना है, आपको जगह छोड़ देनी है पहले। जैसे पहले ऑक्ट्रॉय आएगा ना तो पहले थोड़ा नीचे को ऑक्ट्रॉय लिखते हैं और ऑक्ट्रॉय के बाद फिर आपके जब ओपनिंग स्टॉक लिख देना, परचेज परचेज लिख देना, नीचे तो चाहे जो भी पहले आ गया उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए उसके बाद ओपनिंग स्टॉक अब दिया आपको 15,000 रुपीज, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चा है तो आप यहां लिख दें टू वेजेस, तो वेजेस में आप लिख दें 6,800। इसके बाद कैरेज, कैरेज भी ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है तो आप लिख दें उसको यहां टू कैरेज 2,700। उसके बाद पावर एक्सपेंसेस, देखिए लाइटिंग मैंने कहा था अगर सिंपल लाइटिंग हो तो मत लेना, ऑफिस से रिलेटेड माना जाता है। फैक्ट्री लाइटिंग है तो लेना है, लेकिन पावर के बारे में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लार्ज अमाउंट, तो ये तो आपका फैक्ट्री में होने वाला खर्चा है। तो यहां लिख दीजिए आप टू पावर एक्सपेंसेस। पावर आपका हुआ है 7,500। इंपोर्ट एक्सपेंसेस ये है परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इसको आप ले लें टू इंपोर्ट एक्सपेंसेस। इंपोर्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज आपके हुए। रिपेयर, रिपेयर नहीं लेंगे, ठीक है। रिपेयर जो है आपका एक नॉर्मल खर्चा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। उसका अलग कोल एंड गैस, टू कोल एंड गैस, तो क्लियर ये कोयला गैस वगैरह फैक्ट्री में खर्च होता है, फैक्ट्री में लगा होगा, तो 12,300। और नेक्स्ट है लाइटिंग, तो लाइटिंग सिंपल लाइटिंग लिखा होगा तो नहीं लेंगे, फैक्ट्री लाइटिंग होगा तभी लेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। तो इतने ही आइटम थे। अब देखिए नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 35,000, मार्केट वैल्यू 45,000। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्टॉक के बारे में जब भी आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दी हो, दोनों दी हो, तो आपने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहां लिखा है कॉस्ट 35 है, मार्केट वैल्यू 45 है, तो आप 35 लें। अगर उल्टा होता
कि कॉस्ट 45 मार्केट वैल्यू 35 होते तब भी आप 35 ही लेंगे, यानी कि जो कम है दोनों में वही लेना आपने। तो आप यहां लिख दें बाई क्लोजिंग स्टॉक 35,000। तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसका आंसर हम निकाल देते हैं। देखिए टोटल कर लेते हैं इसका, ये तो 170 हो जाएगा। अब ये 170 में से इनको आपको लेस करना है, इन सबको, तो लेस कर लेते हैं। 170 माइनस 15,000 माइनस 68,000 माइनस 1,500 माइनस 6,800 माइनस 2,700 माइनस 7,500 माइनस 5,000 माइनस 12,300। तो आंसर आया आपका 51,200। देखिए यही आंसर भी आपका, तो यहां लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए हमने ये कैलकुलेटर से की कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपके लिए तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा लेस देन 1 मिनट, जिसमें आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका भी आप वेट कीजिए, मैं आपको जल्दी डालूंगा, जिसमें आपको बताएंगे ये ऐसे डायरेक्ट आप यहां से प्लस माइनस करके सीधा आंसर आ जाएगा 50। आपको बार बार इसका टोटल इसका अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो ये बता देंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें एक और चीज हो सकती है कि परचेज जो है ना, वो कई बार आपको लिखा होता है एडजस्टेड परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज दिया तो इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप परचेज देना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को फिर छोड़ देना। तो ये भी आप बात ध्यान रख लेना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आप सामने कर दिया है। क्वेश्चन का मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा, सामने आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, तो उसको देख लें, आप अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।